नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। थर थर कांप रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स। अमेरिकन मार्केट्स तो और बुरे फंसे हुए हैं। अभी 2200 पॉइंट्स से ज्यादा का करेक्शन डाउ जोन्स में पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में हो गया है। वो तो हमारे पास कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हम बचे हुए हैं। 25,910 के लेवल पे पिछले सत्र में क्लोज हो गए थे, 103 अंक गिरकर, लेकिन गिरे तो हैं ऊपर। 26,000 के लेवल के ऊपर निकलने में दिक्कत आ रही है। तो बाजार में ये जो चुनौती है, जो स्पीड ब्रेकर सा जो आया है, इसमें अभी क्या करना चाहिए। और ये जो मुसीबत बनी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयर्स को लेकर दुनिया भर के बाजारों में, सेमीकंडक्टर से जुड़े जो शेयर्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं। उस पे अभी और जो अपडेट्स आए हैं वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले आज के मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। गौरव गोयल जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। गौरव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सर कल वो आपने एशियन मार्केट देखी, वो निके और वो कॉस्पी, वो 3 3 3.25 3.5% टूट गए थे। चाइना और जापान आपस में भिड़ गए थे ताइवान को लेकर। तो इतनी बुरी तरीके से पिटाई हुई यार थी आज। रजत देखिए, जैसे आप जी काफी करेक्शन हुआ है मार्केट। या रजत, काफी अच्छा करेक्शन हुआ है एशियन मार्केट्स में। आपको मेरी बात सुनाई दे रही है रजत? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि एशियन मार्केट्स में काफी अच्छा करेक्शन हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कल कोई ब्रह्मास्त्र नहीं था एक्चुअली। अगर आपको याद होगा, मैंने आपके कई शोज में पहली बार भी कहा है कि अमेरिका में जो है इस समय रिकॉर्डेशंस चल रहे हैं। प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स अगर हम देखें, दोज आर अपवर्ड्स ऑफ 30। तो बेसिकली उनको एक ट्रिगर चाहिए स्लाइड करने के लिए। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रा के पे स्पेंडिंग की वजह से जो वहां पे फ्रेंजी चल रही है, जो मैडनेस चल रही है, वो कहीं ना कहीं एक बबल के रूप में बढ़ती जा रही है। आई डोंट नो वो बबल कितने समय तक लास्ट करेगा। एक दिन, एक साल, 10 साल, मे बी वी आर ऑलरेडी इन अ प्लेस वेयर बबल इज बर्स्टिंग अ लिटिल बिट। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बबल जो है माइट जस्ट बी अ बूम, वी डोंट गेट टू नो। बट ऐसा लगता है कि जो ये फ्रेंजी है, जो मैडनेस है, ये इसकी वजह से ये काफी हद तक ग्लोबल सिचुएशन खराब होती जा रही है। आपको मालूम है अमेरिका एक ग्लोबल इकोनॉमी का लीडर है, इंजन है एक ट्रेन का। और वहां पे कुछ भी होता है तो उसकी वजह से सिवियर इम्पैक्ट होता है। कहीं ना कहीं देर आर ऑल्सो इन्फ्लेशन कंसर्न्स राइजिंग इन यूएस। तो सिचुएशन जो है थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। और जब रिकॉर्ड वैल्यूएशन होते हैं किसी मार्केट के ऊपर, तो उनको एक छोटी सी मैच स्टिक में हल्का सा एक आग लगाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है, और वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे को लगता है कि ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होकर अभी स्लाइड रुक जाए, इट इज गुड, रादर देन एक वन साइड अपवर्ड मूवमेंट। जहां तक इंडिया का सवाल है, आपने कहा इंडिया क्यों बचा हुआ है। इंडिया लार्जली बचा हुआ है क्योंकि हम लोगों ने पिछले एक साल में परफॉर्म ही नहीं किया है। आप स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स देख लीजिए एंड कंपेयर इंडियाज रिटर्न विद ग्लोबल पीयर्स, आप रियलाइज करेंगे बाकी इकोनॉमीज 25-27% बढ़ गई हैं, हमारी स्टॉक मार्केट्स वहां के, और हमारे हमारे स्टॉक मार्केट्स प्रैक्टिकली फ्लैट रहे हैं। और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स जो हमारे देसी बॉयज हैं, अगर वो नहीं होते तो ये हमारा काफी स्लाइड हुआ होता। सो वी हैव बिकम लॉट मोर रीजनेबल इन आवर वैल्यूएशंस रजत। जबकि दूसरी कंट्रीज में जो मैसिव राइज हुआ है पिछले साल स्टॉक मार्केट्स में, उसकी वजह से करेक्शन भी लाजमी है। टेक द केस ऑफ जापान एंड कोरिया, आप जहाँ पे मेंशन कर रहे हैं जापान के बाद, तो दोज आर द मार्केट्स व्हिच हैव रिजन बाय 60-65% इन लास्ट 1 year। दिस इज नॉट अ स्मॉल अप्रिसिएशन। तो ये बेसिकली जैसे कहते हैं हम, रिवर्सल टू मीन है, वही हो रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो जहां पर तेजी आई थी वहां पर मुनाफा वसूली है क्या? बिटकॉइन भी तो चल गया था ऊपर 30%, वो भी टूट गया। ऊपर से वो सोना चांदी वो भी थोड़ा ऊपर नीचे आना शुरू हो गए। अमेरिकन मार्केट चढ़ गए थे, वो भी नीचे आना शुरू हो गए। निके और कॉस्पे आप बता ही रहे हो नीचे आना शुरू हो गए। हम तो चढ़ ही नहीं रहे थे, तो हम तो क्या ही नीचे आएंगे बहुत। तो इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। मतलब जहां पर प्रॉफिट आया वहां पर बुक किया। हाँ रजत, ये दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि एफआईज ने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा हो, वहां से बुक करके दे मूविंग टू चीपर वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट्स है नो। ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। इवन इन बिटकॉइन अगर आप देखें तो बिटकॉइन में आई हैव हर्ड दैट देयर इज मैसिव सेलिंग इन द ईटीएफ्स व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ। एंड उसकी वजह से आपने प्राइस करेक्शन यू हैव सीन फ्रॉम 125,000 levels per Bitcoin to now almost close to 90,000 levels. So this has been $35,000 ka within a matter of few days it has happened. So there is correction happening at some places, and that is also making
थोड़ा सा जिटरी कर रहा है ग्लोबल मार्केट्स को, बट आई थिंक इंडिया इज अ सेफर प्लेस, अ सेफर हेवन परहैप्स टू लुक एट दिस पॉइंट ऑफ तो टाइम। हमारे साथ ट्रेड डील हो जाएगी क्या यूएस की इस बार? उनके वहां पर जो व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर है वो भी यही कह रहे थे, और हमारे यहाँ वित्त सचिव ने भी कुछ इशारा दिया था कि ट्रेड डील हो जाएगी, कुछ फाइनल चरण में है। पहले फेज की जो बातचीत है वो लगभग पूरी हो चुकी है, तो कुछ बड़ी खबर आने वाली है क्या? रजत, होना ही है ट्रेड डील, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, वेदर इट हैपेंस इन नेक्स्ट 1 मंथ और नेक्स्ट फ्यू डेज वी डोंट नो, बट मेरे को लगता है कि वो फाइनल स्टेजेस पे है, फर्स्ट फेज, एंड फर्स्ट रेट कुड बी अनाउंस्ड। हमारे जो महाराजा धीराज हैं जो यूएस में बैठे हैं, ट्रम्प सबसे पहले अनाउंस करेंगे, इट कुड हैपन एनी डे। सो इट जस्ट दैट आई थिंक फाइनल कॉन्टूर्स जो हैं वर्कआउट हो रहे होंगे, and it's going to be a good trade deal. It's going to be more comprehensive. सबसे ज्यादा अभी तो क्या है, उन्होंने आनन फानन में किसी भी कंट्री के साथ बस पेपर पे साइन कर दिए और ये बोल दिया कि टैरिफ इतने रिड्यूस हो गए, हम ये परचेज कर, बट इट इज नॉट डिटेल्ड इन मोस्ट कंट्रीज। मेरे को लगता है जो इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील चल रही है उसका फर्स्ट फेज होगा, काफी डिटेल्ड होगा, एंड इट वुड बी मोर लॉन्ग लास्टिंग। ऐसा नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया के सुल्तान वहां पे गए और $600 बिलियन को अचानक उन्होंने $1 ट्रिलियन कर दिया। मतलब ये आनन फानन में जो भी कुछ हो रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। इट वुड बी समथिंग जो काफी हार्ड कोर नेगोशिएशंस और डिस्कशंस के बाद निकल के आएगी, एंड दैट इज व्हाई इट वुड बी मोर लॉन्ग लास्टिंग। ट्रेड डील इज गिवन, इनएविटेबल है, वो होके रहेगा। whether it happens in next few months, अगर whimsical ट्रम्प ने कुछ इधर उधर और नहीं कर दिए, बट मेरे को लगता है they need a trade deal more than India does, so I think it should be a matter of time. अभी फिर आप कौन से सेक्टर्स पे पॉजिटिव आउटलुक के साथ सलाह दे रहे हैं क्लाइंट्स को कि जहां पर तेजी बन सकती है? रजत, मेरे को देखिए कुछ सेक्टर्स हैं जो मेगा ट्रेंड में चल रहे हैं, वो मेगा ट्रेंड इज ऑनगोइंग एंड लॉन्ग लास्टिंग, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें मेरे को फार्मा सीडीएमओ स्पेस में, कई बार आपके शो में बोल चुका हूँ दैट सीडीएमओ स्पेस ग्लोबली इज लुकिंग वेरी गुड। सीडीएमओ स्पेस में बड़ी जो फार्मा कंपनीज हैं ग्लोबल, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का जितना भी मॉलिक्यूल्स अर्ली स्टेज पे होते हैं या कमर्शियल स्टेज पे होते हैं, एडवांस स्टेज पे होते हैं, वो दूसरी कंट्रीज में आउटसोर्स कर देती हैं, एंड इंडियन कंपनीज आर वेरी वेल पॉइज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो ऐसी सिचुएशन में इंडियन सीडीएमओ स्पेस सेक्टर लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। अभी हम लोग के पास थोड़ा शेयर है, और आने वाले समय में जब ये बहुत बड़ी स्पेस और खुलेगी आने वाले 1-2 साल में, स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, इंडिया कुड बी अ बिग रेसिपिएंट, एंड एज सच जो इस स्पेस में जो कंपनीज काम कर रही हैं उस पर डेफिनेटली देखा जा सकता है। एक दूसरा स्पेस मेरे को जो लगता होगा, आपने देखा होगा ग्रो में किस तरह से फ्रेंजी के साथ वो किस तरह से भागा है पोस्ट लिस्टिंग। मैं थोड़ा सा यहाँ अपडेट दे दूं सर, वो ग्रो का मार्केट कैप बीएससी से ज्यादा ग्रो का मार्केट कैप बीएससी से ज्यादा हो गया। ग्रो का जो मार्केट कैप है, टोटल मार्केट कैप बात कर रहा हूँ, फ्री फ्लोट नहीं, टोटल मार्केट कैप 1.16 करोड़ रुपीस और 1.16 लाख करोड़ रुपीस, और बीएससी का 1.15 लाख करोड़ रुपीस। तो फर्क पड़ गया, और आज 20% से 10% सर्किट हो गया। वैसे रिवाइज हो गया ग्रो का सर्किट डाउन साइड, मतलब पहले 20% का था, अब 10% का सर्किट है। और ये हुआ क्यों और कैसे हुआ, और ये तूफानी तेजी ग्रो कैसे पकड़ गया? तो रजत देखिए, मैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड इकोसिस्टम जो भी जितने भी कंपनीज, अच्छी कंपनीज हैं, जितना भी इनके टर्शरी सेक्टर्स हैं, जैसे आपका एक्सचेंजेस हो गए, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, ब्रोकर्स हो गए, डीमटेरियलाइजेशन स्पेस हो गई, आपकी कैंप्स जैसी स्पेस हो गई, या टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करते हैं, या फिर आईपीओस कराती हैं कंपनीज, ये सब चीजें जो हैं, ये ओवरऑल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर लुक्स एक्सट्रीमली गुड रजत। और why I am positive on this space largely because ये आप ये सोचिए, आज की डेट में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, बहुत ही छोटी पॉपुलेशन इस सेक्टर में ट्रेड करती है या स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है, और ये पिछले कुछ समय में जरूर बढ़ी हुई है, हम लोग आजकल सुनने लगे हैं, बट अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन को देखेंगे तो इंडियन की वेरी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट 5-6% का एक्चुअल पॉपुलेशन इज एक्चुअली invested in stock market or doing trading in stock markets. तो आने वाले समय में
दिस विल ओनली बिकम बिगर रजत, ये बहुत बड़ा स्पेस होता जाएगा। और मैं इन सब मार्केट रिलेटेड इंफ्रा स्टॉक मार्केट रिलेटेड कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्पेस में इसीलिए बहुत पॉजिटिव हूँ कि आगे चल के बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये ग्रो में भी जो सी ग्रो इज अ स्पेशल केस, दे हैव अ 25% मार्केट शेयर। द नेक्स्ट बिगेस्ट broker, so-called broker, is Zerodha, which is 15% market share. And there is more and more people, जो खासकर जो retail population है, they are opening accounts in Grow, and they are also venturing into other spaces like wealth management वगैरह। तो they are expected to gain further market share। तो मेरे को लगता है कि while it is a great company, valuations at this point of time have run ahead of the fundamentals। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। बट मेरे को ओवरऑल ये स्पेस जो है, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत अच्छी लगती है। थर्ड स्पेस विच आई एम very bullish on, Rajat, is basically the automobile ancillary space, even automobiles for that matter, but automobile ancillary space जहाँ पे India is becoming a big power, in the sense more and more global players are looking at Indian companies now, और in Indian companies से वो they have started providing parts of automobiles to these global majors। तो ऐसी सिचुएशन में इंडियन ऑटोमोबाइल एंसिलरी स्पेस काफी रन अप ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी अट्रैक्टिव लगते हैं बिकॉज ये ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना एक नीश क्रिएट करते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्पेस है। फोर्थ इज टेक्नोलॉजी बैक्ड न्यू एज स्टॉक्स जितने भी हैं, जैसे ई कॉमर्स हो गया, क्विक कॉमर्स स्पेस हो गया, जैसे आपका सेमीकंडक्टर्स हो गए, जैसे डेटा सेंटर्स हो गए, जीसीसी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। सो आने वाला जमाना वुड हैव ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, रजत। और ऐसी सिचुएशन में जो अच्छा काम करेंगी, जो आप देख ही रहे हैं कि ठीक है, शायद यूएस में थोड़ा पागलपन है ज्यादा इस समय, लेकिन हम लोग तो अभी बहुत पीछे हैं रेस में, और हमें तो कैचअप करना है। जैसे जैसे हम कैचअप करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और उसी तरह से ये स्पेस सब और भी बहुत अच्छी लगेगी। सेमीकंडक्टर्स की अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करें, डेटा सेंटर्स में ऑलरेडी इंडिया में बहुत अच्छा काम चल रहा है, वहां पे बहुत सारी कंपनीज हो रही हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने की जरूरत है, अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, अच्छे प्रमोटर्स देखनी चाहिए। इसमें से आप लीडर्स ढूंढ सकते हैं सेक्टर्स में, एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई। इसके अलावा एनर्जी रिन्यूएबल स्पेस, मैंने आपसे कई बार पहले भी बात करी है, एनर्जी रिन्यूएबल स्पेस हमें अच्छी लगती है। एनर्जी रिन्यूएबल स्पेस में इंडिया इज अ पावर हंग्री कंट्री, और एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस इज रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल एनर्जी स्पेस। तो ये धीरे धीरे करके इंडिया में बड़ा होता जाएगा। I was reading somewhere 2030 के targets are now been achieved in 2025 itself. So more and more capacity is being added. थोड़ा सा selective होने की जरूरत है, but this space has a lot of potential. सर, जैसे हमने ये जो आपने अभी सेक्टर्स बताया, इसमें आपने कैपिटल मार्केट्स वाली कंपनी ग्रो का भी डिस्कस किया, तो हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग हुई है, जैसे कि फिजिक्स वाला और ग्रो, ये दोनों ही स्टॉक्स ने चौंकाया है। क्या मर्चेंट बैंकर्स को नहीं पता होता कि जब वो इशू लेकर आ रहे होते कि इतने इस वैल्यूएशन पे कोट करेंगे, बाजार उससे ज्यादा को देने को तैयार है, अचानक से कोई स्टॉक 75% ऊपर जा रहा है, कोई 42% ऊपर जा रहा है, तो फिर बहुत सारे सवाल ये उठते हैं कि जिनके पास है वो क्या करें, और जो नहीं ले पाए वो कहीं अब लेंगे तो कहीं फंस ना जाएंगे। सो रजत, क्लियरली अगर आप देखिए जैसे ग्रो में है, तो कई बार होता है कि आप मार्केट में लेके आते हैं, उसके बाद का बहुत कुछ मर्चेंट बैंकर्स या कोई भी नहीं एक्चुअली कर सकता है एस्टैब्लिश, क्योंकि एक कभी कभी पागलपन की वजह से भी आगे बढ़ जाता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इक्विटी मार्केट्स टू बी अ मैड हाउस एंड ओनली द पैरानोइड सर्वाइव। जो एक बुक है फेमस, ओनली द पैरानोइड सर्वाइव, एंडी ग्रोव की, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये जब पागलपन हो जाता है, देन कई बार वैल्यूएशन, आपको जोमेटो का याद होगा, इस तरह से ही पागलपन हुआ था। 70 के आसपास पे लॉन्च हुआ था, 150 पे पहुंच गया था, एंड देन इट करेक्टेड टू 40, एंड देन नाउ इट इज एट 300 प्लस। सो ये सब मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है। मर्चेंट बैंकर्स भी एक लिमिटेड जगह तक ही कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि उन्होंने तो प्राइसिंग अच्छी दी थी, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। प्राइसिंग अच्छी थी, और फ्रेंजी की वजह से कहाँ पे पहुंच गया है।
But caution is advised. Physics Wala is another interesting company, Rajat, if you have seen. They don't have profits on the book as of now. Yet, the potential of the company is so good. And education sector, online education sector, something which is affordable, something which is creating skills in the country. आप देखिए हमारे यहाँ population badly needs skills to improve their livelihood. And ये physics वाला is, I think overall this is another space, education sector. मेरे को तो लगता है कि आगे चल के यहाँ पे revolution होने वाला है रजत, and this space should grow in a big way, meaningful way. खासकर tier 2 cities में अगर आप देखेंगे इसकी, and potential is immense, Rajat. So the growth in physics wala is largely because of the potential it has. And so my point is that while the potential is there, you have to be selective, choose the right set of companies. We have examples in this sector जहाँ पे बहुत अच्छी लीड लेने के बाद फॉल्टर कर गया था, जैसे बाइजूस है, दे became ultra aggressive और falter कर गए. तो आपको you have to be mindful, choose the right companies, look at the fundamentals and then go ahead and then go about investing. ये आज जो एक कंपनी लिस्ट हो रही है टेनेको क्लीन एयर इंडिया, ये भी सर 3,600 करोड़ रुपए का इशू साइज था, अच्छा खासा इशू साइज था, और सब्सक्रिप्शन बहुत तगड़े हैं, 58.83 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बटन हुआ था, जिसमें क्यूआईपी हिस्सा 166.42 के करीब सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था. अब सवाल ये कि ये लिस्टिंग कैसी होती हुई नजर आएगी, और क्या इस कंपनी के स्टॉक्स जिसको मिले हों क्या वो होल्ड कर सकता है, या फिर अभी लिस्टिंग वाले दिन पर ही बुक करना चाहिए ये स्टॉक. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3600 करोड़ रुपए का जो इशू साइज है ना, इट्स ह्यूज. ये ग्रो का जब आया था तो ग्रो का 6,632 करोड़ रुपए का था, और इसका 36 करोड़ रुपए का इशू साइज है. रजत देखिए, टेनेको जो है इट्स अ ग्लोबल कंपनी, एंड ये इंडिया का जो इनकी सब्सिडरी है उसकी लिस्टिंग हो रही है आज. तो उसमें जो है आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कंपनी. दे हैव क्लीन एयर एंड पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं ये लोग, एंड अच्छा प्रॉफिट जनरेशन हो रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी है. हालांकि 2025 में थोड़ा रेवेन्यू कम हो गया था, बट प्रॉफिट ग्रोथ हैज बीन सब्सटैंशियल. एंड सो मेरे को तो कंपनी अच्छी लगती है. There have been some corporate concerns in between in this company, but otherwise it's a very good company. मैं तो इस कंपनी को, इस तरह की कंपनीज को, मैं आई वोंट लाइक टू सिंगल आउट एनी पर्टिकुलर कंपनी, बट मैं जिनकी पेरेंटेज अच्छी हो, जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हो, जो अच्छे विजन के साथ ग्रो कर रहे हो, जिनका बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, उन सब पे को लंबे नजरिए से देखता हूँ रजत. शॉर्ट टर्म थिंकिंग मेरी है ही नहीं, और तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स अगर मिल भी रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कि अच्छी कंपनीज में लंबे समय के लिए निवेश करके रखना चाहिए, और दैट इज माय थिंकिंग. सो इट्स अदर देन देयर वर सम corporate governance issues which have been addressed, wherein the top management I believe has been replaced. तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैनेजमेंट इज टेकिंग गुड एक्शंस एंड company is doing well, so hold it for long term. और ये जो एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज से खुल रहा है, 500 करोड़ रुपीस का इशू साइज है, 180 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस, और 21 नवंबर तक खुला रहेगा. एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का जो प्राइस बैंड है वो है 114 से 120 रुपए प्रति शेयर. सर ये कैसी कंपनी है? और इनफैक्ट ये कैपिलरी टेक्नोलॉजीज भी आया था जो बहुत तगड़ा सब्सक्राइब हुआ, एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज भी आया था. ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, SaaS, ये कुछ ऐसी वाली कंपनी आ रही है फिर से मार्केट में. So these are SaaS companies, Rajat. जहाँ तक कैपिलरी का है तो मुझे तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था. It might have personally लोगों ने सब्सक्राइब किया because the growth potential of these companies is high, but on the current price basis मेरे को लगता है कि थोड़े एक्सपेंसिव है. जहाँ तक एक्सेल सॉफ्ट का सवाल है, even this company is मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत ठीक है प्राइसिंग, बट आप लंबे नजरिए के साथ देखेंगे तो बेटर रहेगा. मे बी यू कैन लुक एट दिस कंपनी जब थोड़ा प्राइस ड्रॉप हो जाए. एक्सेल सॉफ्ट इज ऑल्सो इन SaaS एंड दे हैव बीन डूइंग वेल इन लास्ट फ्यू ईयर्स, बट आई थिंक इनका छोटी कंपनी है. रेवेन्यू पिछले साल में करीब 250 करोड़ के आसपास था, पैट 35 करोड़ के आसपास था.
ROE करीब 10% के आसपास है, ROCE 16% के आसपास है, 31% का EBITDA मार्जिन है, पैट मार्जिन 15% है. So if I have to really look at it, probably this is some company जिसमें मैं लंबी नजर से ही देख पाऊंगा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो नहीं देख पाऊंगा, बट इट वोंट बी अ पार्ट ऑफ माय कोर पोर्टफोलियो. रजत, सर आईटी स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? इन्फोसिस का बायबैक खुल रहा है कल से, 20 नवंबर से 26 नवंबर तक खुला रहेगा. 18,000 करोड़ रुपए के शेयर जो हैं वो बायबैक कर रही है इन्फोसिस. और टीसीएस के ऊपर खबर ये है कि एनएचएस सप्लाई चेन को 5 साल तक आईटी सेवाएं देने के लिए करार किया है. ओवरऑल आईटी सेक्टर अभी कैसा लगता है? सो रजत, आईटी सेक्टर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आईटी सेक्टर को बहुत बुरी तरह से पिछले कुछ सालों में पीटा गया है, एंड रिवाइवल कहीं ना कहीं there should be a revival happening when the valuations have come to very low levels. तो ऐसी सिचुएशन में जब आप इतनी बुरी तरह से पिटाई करेंगे पूरे आईटी सेक्टर की, गुड एंड द बैड कंपनीज अलाइक, तो ऐसी सिचुएशन में गुड कंपनीज सर्टेनली कहीं ना कहीं रिबाउंड करेंगी, और यही रिबाउंड इज हैपनिंग एट in the IT sector. So I can play IT sector from the revival perspective, but मेरे को लगता है इंडियन IT कंपनीज को रीडिस्कवर करने की जरूरत है, which I believe is also happening at limited levels. Between IT कंपनीज मेरे को मिड साइज्ड IT कंपनीज जो हैं, जो सेकंड स्ट्रिंग ऑफ IT कंपनीज हैं, वो ज्यादा पोटेंशियल लगता है उनमें. तो लार्ज IT कंपनीज में थोड़ा सा they need to rediscover themselves in terms of what they are doing and how they are doing. So, but these are good companies. Rajat, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज इसी श्रेणी में आती हैं. आपको अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करके आईटी सेक्टर में एक रिवाइवल के लिए आप खेल सकते हैं, बट मेरा यही रहेगा कि आप इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, बट लंबी अवधि के लिए करिए, छोटी अवधि के लिए आप खेल सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पार्ट. कि मैं ऐसा करता हूँ कि एक बार चार्ट पे लगा देता हूँ स्क्रीन पे, और कुछ कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में आते चले जाएंगे उस पे बात करना शुरू कर देंगे. पहले तो ये निफ्टी है, और कल के सत्र में एकदम से वो कहते हैं ना तेजी वाला मार्केट बहुत एक रिवर्सल कभी कभी शो कर देता है उस मौके पर जब कोई प्रिपेयर नहीं होता, वैसा सा कुछ था. कल वीकली एक्सपायरी वाला दिन था और हर तरफ पॉजिटिव खबरें आ रही थी ट्रेड डील को लेकर, और उसके बाद बाजार चढ़ने भी शुरू हुए, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक, और ये कल मतलब एक दिन पहले सोमवार की पूरी तेजी को एनगल्फ कर गया है कल के दिन का मूव. और जो रिकॉर्ड स्तरों पर है वो है मिड कैप्स और बैंक निफ्टी, वो भी ऊपरी स्तरों पर अभी टिकने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं. सर ये फाइनेंशियल स्टॉक्स, एनबीएफसीज, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, इनमें पैसा बहुत मोटा बना, जिन्होंने भी पैसा लगाया इस साल शुरुआत में, अभी उनको क्या करना चाहिए? तो रजत, हम लोग तो बैंकिंग एनबीएफसी सेक्टर पे बहुत लंबे समय से पॉजिटिव रहे हैं. कॉल इज पॉजिटिव ऑन बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्पेस. एंड आप ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ हट के एक लंबे नजर ऊपर की तरफ से देखेंगे तो बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस एक ऐसा सेक्टर है विच इज अंडर परफॉर्म्ड इन लास्ट फ्यू इयर्स. इनके यहाँ की वैल्यूएशंस भी देखेंगे, अगर बैंकिंग सेक्टर का वैल्यूएशन देखेंगे, दैट डर्ट चीप रजत. और आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर में सच कोई प्रॉब्लम्स रही नहीं है जो पहले बहुत ज्यादा प्लेग करती थी बैंकिंग सेक्टर को. चाहे वो आप ये देखिए, पहले रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ डेट हुआ करते थे बैंकिंग सेक्टर में, दोज हैव बीन क्लीन्ड अप इन अ बिग वे. आज की डेट में इवन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर जनरेटिंग रिकॉर्ड प्रॉफिट्स. हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कंपनीज आर looking to buy a stake in Indian banks, and कुछ बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है. छोटे बैंक्स को बड़े बैंक्स में मर्ज किया जा रहा है, बड़े बैंक्स और बड़े होते जा रहे हैं. ये गवर्नमेंट की एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी है इंडिया के टॉप बड़े बैंक्स में शामिल करने की कोशिश करी जा रही है. और आई थिंक देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन द बैंकिंग सेक्टर, and I am very positive on the banking sector, both on the public sector as well as private sector. Public sector में आज की डेट में गवर्नमेंट की वजह से, एंड क्योंकि उनकी बैलेंस शीट्स काफी हद तक क्लीन हो चुकी हैं, एंड दे कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंट्री, तो ऐसे सिचुएशन में इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर लुकिंग गुड.
तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन बोथ द स्पेस. इवन एनबीएफसीज, एनबीएफसीज आप देख ही रहे हैं, दे बिकम टर्जरी बेनिफिशियरी ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन द बैंकिंग स्पेस. इसके अलावा आप ये देखिए रजत, आरबीआई इज बिकम सो प्रोएक्टिव टुवर्ड्स ग्रोथ. पहले उनका फोकस था इन्फ्लेशन की तरफ, और अब इन्फ्लेशन काफी हद तक जब काबू में आ गया है, तो आप देखिए कि दे आर ऑल आउट फॉर ग्रोथ. एंड गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके when they're pushing for growth, I think it sounds good overall for the economy and also for the banking sector. ओके राइट. अभी मार्केट में जब वो प्री इंडिकेटिव एक्शन शुरू हुआ था ना, तो मैं तो खुद ही देख के हैरान रह गया था. एकदम से कोट आ रहे थे 120 130 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी, वो अब हो गया रैशनलाइज, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्टेड है मार्केट की. और देखते हैं फिर यहाँ पर अभी क्या. कल के सत्र में तो बिल्कुल ही सारे सेक्टर्स ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली की चेयर रेट में आ गए थे, और कुछ कुछ स्टॉक्स चढ़े थे कल के सत्र में, उन्हीं पे बात कर लेते हैं. एक है जीएमआर एयरपोर्ट्स. सर ये अचानक से एकदम से तेजी पकड़ गया ये वाला स्टॉक. ये कुछ है इसमें पोटेंशियल ऊपर. एक ब्रोकिंग हाउस है, वो तो कह रहा है कि 115 हो जाएगा, लेकिन चलता बहुत अपनी मर्जी के मुताबिक है स्टॉक. अभी एकदम से कल के सत्र में 6% ऊपर था. रजत देखिए, पूरा एयरपोर्ट इंफ्रा स्पेस इज आई थिंक ग्रोइंग इन अ बिग वे. मोर एंड मोर इंडियंस आर ट्रैवलिंग by airlines now, and as such GMR is one of the leading players. I don't want to talk about individual stock, but मेरे को इस स्पेस में जितने भी अग्रणी स्टॉक्स हैं, अग्रणी कंपनीज हैं, वो सब अच्छी लगती है. बट ये सब स्लो मूविंग है रजत. इंफ्रा स्पेस इज यूजुअली स्लो मूविंग, तो आपको यहाँ पे एकदम से बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाई देगी. तो यू नीड टू हैव पेशेंस, और अगर आपको पेशेंस है आपके अंदर, तो आपको पेशेंस मतलब ये इट कुड बी 3-5 years. इवन आप अगर जीएमआर इंफ्रा का भी देखें रजत, तो अगर आप पास्ट हिस्ट्री से देखें, तो देयर हैव बीन पीरियड्स व्हेन ओवरऑल स्टॉक मार्केट इज डूइंग वेल, बट जीएमआर इंफ्रा प्रोबेबली फ्लैट रहा है. बट कहीं ना कहीं फंडामेंटल स्टार्ट कैचिंग अप, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे टेलविंड्स हो ऑन द एट द इंडस्ट्री लेवल एज वेल एज द पूरा कंपनी लेवल, तो इट बिकम्स वेरी वेरी पॉजिटिव. तो कहीं ना कहीं आई थिंक जीएमआर जैसी कंपनी जहाँ पे पोटेंशियल होता है, वहां पे फंडामेंटल स्टार्ट कैचिंग अप, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर अच्छा परफॉर्म करें इस तरह के स्टॉक्स. ओके सर, भारती एयरटेल रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है, और एक डिप आया था, उसमें एकदम से खरीदारी फिर से इमर्ज होती हुई नजर आई है. कि अभी और चढ़ेगा भारती एयरटेल? Rajat, देखिए, there are certain companies in India which are world class, and आपने जिस तरह के कंपनीज के नाम ले रहे हैं, भारती इज डेफिनेटली अ ब्लू चिप स्टॉक इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जिसका मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग. आई एम नॉट एडवोकेटिंग बाइंग एट दीज लेवल्स, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर इंडिया में कुछ सिलेक्ट, अगर हमें 5-6 कंपनीज भी सिलेक्ट करनी होंगी, प्रोबेबली भारती वुड बी अ पार्ट ऑफ इट. And there is a significant growth happening in the telecom sector, Rajat. अब basically duopoly हो गई है यहाँ पे, और while government is trying to revive the third player, but as of now there is a clear leadership that is emerging. So between Bharti and Jio, ये दोनों companies lead कर रही हैं, और पोटेंशियल बहुत हाई है रजत इस सेक्टर में. आज की डेट में लोग एक फोन नहीं, 2-2 3-3 फोन रखते हैं. डेटा का कंजम्पशन देखें इंडिया में कितना तेजी से हो रहा है. और ये कंपनीज, ये जो अब जो लीडिंग कंपनीज हैं, लीडिंग प्लेयर्स हैं, दे आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन कंपटीशन राइट नाउ. मतलब पहले आपस में एक दूसरे को आउटबीट करने की कोशिश कर रहे थे, बट अभी क्या है, दे आर फोकसिंग मोर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. उनको मालूम है कि वो लोग स्टैब्लिश हो गए हैं, छोटे छोटे फ्रेंच प्लेयर्स बाहर चले गए हैं, और अब सिर्फ बड़े 2 प्लेयर्स रह गए हैं लार्जली. तो वो लोग अपना जितना जूस है वो अब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. आरपूज लेवल हैव गॉन अप ट्रिमेंडसली, एंड भारती जैसी कंपनीज जो हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, दे आर नो डाउट गुड कंपनीज जो आपके कोर पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकते हैं. सर कोई डिस्क्लेमर जिन भी स्टॉक्स पे हमने बात की उनके ऊपर? तो राजा देखिए, आई एम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. हम लोग अपने कस्टमर्स का रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनका इन्वेस्टिंग पैटर्न समझते हैं,
उनका असेट एलोकेशन करते हैं और उसी के बेसिस पे उनका असेट एलोकेशन के बेसिस ही वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करके उनको एडवाइस करते हैं। तो मैं जनरली स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। तो मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, अपनी ड्यू डिलिजेंस करिए, अपनी रिसर्च करिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलिए, अपना सेट एलोकेशन समझिए, अपना रिस्क बहुत समझने की जरूरत है। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है, आपका रिस्क टेकिंग एटीट्यूड क्या है, उसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करिए अपना। इसके अलावा स्टॉक मार्केट्स में हमारा अपना निजी निवेश रहता है, हमारी फैमिली का रहता है, तो हमारे क्लाइंट्स का रहता है जिनको हम डायरेक्टली एडवाइस करते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है हम बायस्ड भी हों। आप प्लीज अपना अच्छी तरह समझ के, फंडामेंटल्स को समझ के, अपनी ड्यू डिलिजेंस करके तभी इन्वेस्ट करें। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स गौरव सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू रजत, थैंक यू सो मच। तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन, माइक चेक 1 2 3। हाँ, अंशुल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अंशुल जी नमस्कार।